गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे कि अपने पिछली क्लासों में 2 वीडियो लेक्चर अपने बनाए थे, जिसमें सबसे पहले आवेश तथा आवेश के गुणधर्म को अपन ने स्टडी किया था, और उसके बाद आवेशन की वीडियो का सेकंड आपको वीडियो लेक्चर मिला था। अब तीसरे वीडियो लेक्चर पे चलते हैं अपन, और जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कूलोम का नियम। कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने आवेशों से संबंधित नियम दिया, जैसे कूलोम का नियम कहता है। और ये नियम कहता क्या है उसको बेसिकली अपन पहले समझ लेते हैं। अगर अपन 2 बिंदु आवेश माने Q1 और Q2, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे डिस्टेंस r से, अर्थात इन दोनों के मध्य दूरी r है, तब अपने को पता है ये 2 आवेश है, इनके मध्य जो बल रहेगा, और ये स्थिर आवेश है, बिंदु आवेश है, इनके मध्य जो बल रहेगा स्थिर वैद्युत बल, उसका परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती मैंने कंसीडर कर लिया। जैसे F, इसका परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2 बातें कही कूलाम ने, क्या बताया? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य r दूरी अगर है, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल या कूलोम बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को कहते हैं कूलोम का नियम। अब इन दोनों को अपन मिक्स करें, इन दोनों को, तो अपने को पता चलेगा एक F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। समानुपातिक साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक नियतांक इंट्रोड्यूस होगा, तो F बराबर यहाँ लिखेंगे अपन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो स्थिर वैद्युत बल का यह सूत्र मिलता है। अब यहाँ पर ये K कौन है, इसको समझना आपने। K यहाँ पर लिख सकते हैं एक प्रकार का समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट, जिसको अपन कूलोम नियतांक भी कह सकते हैं या स्थिर वैद्युतिक नियतांक भी कह सकते हैं, स्थिरांक कह सकते हैं। अभी होता कितना है? K = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और इसका मात्रक निकालेंगे K का, तो F का गुणा R स्क्वायर से डिवाइड होगा Q1 Q2 का, यानी मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलोम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। ये K की वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखनी पड़ेगी, हमेशा याद रखनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलोम स्क्वायर। ये होता है K, जो स्थिर वैद्युत नियतांक या कूलोम नियतांक है। अब इसके अंदर देखो, ये सारा डिवाइड किया इसने, 4, ये वैल्यू पाई अपने को पता है 22/7 है, 3.14। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है उसको पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट कहलाती है निर्वात, या कह सकते हैं वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, या परावैद्युतांक भी कह सकते हैं, निर्वात का परावैद्युतांक। तो एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। क्यों होगा कूलोम? अगर इसको अपन कैलकुलेट करें, ऐसे बनाए तो क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अपना कूलोम का फॉर्मूला ये मिलेगा। और इससे अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालनी, उसका मात्रक निकालना, तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा, F डिवाइड में होगा, तो ऊपर आएगा कूलोम स्क्वायर, और बल का होगा न्यूटन, और ये आएगा मीटर स्क्वायर। तो नॉर्मल सा कूलोम का नियम क्या कहता है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, बेसिक है एकदम, आपको याद रखना है। 2 आवेश अगर r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके मध्य जो बल लगेगा, तो कूलोम के अनुसार वो बल का परिमाण क्या होगा? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और कह सकते हैं इन दोनों को मिक्स किया तो यहाँ पर एक समानुपातिक नियतांक है, जिसका वैल्यू लिखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। इस मात्रक से इसके वीमीय सूत्र भी, डायमेंशनल फॉर्मूला भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कौन है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है? 8.85, ये भी अपने को याद रखना है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इससे भी इसकी वीमा है, ये वीमा काम भी है, ये पूछी भी जाती है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया कूलोम के नियम का सिंपल सा कथन। अब और देखते हैं, इस नियम से रिलेटेड खूब सारे पॉइंट अपने को ध्यान रखने और काम भी आएंगे आगे। सबसे पहली बात, ये एक प्रकार का केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब क्या है? आपने कोई आवेश माना था, वो बिंदु आवेश Q1 और ये था Q2, इन दोनों के मध्य बल लग रहा था। आपने मान लिया सारा का सारा इसका द्रव्यमान आवेश का यहाँ केंद्रित है, इसका यहाँ पर केंद्रित है, इन दोनों के बीच की दूरी।
यानी ये दो आवेशों के केंद्र के मध्य लगने वाला बल है केंद्रीय बल है। उसके बाद केंद्रीय बल है, इसका जो मान होता है कूलॉम नियम का वो किस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना है, माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करता है। माध्यम की उपस्थिति, माध्यम क्या चीज होती है, नॉर्मली कुछ नहीं कहता, अपन निर्वात या वायु को कंसिडर करते हैं, अदरवाइज माध्यम कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है माध्यम, कांच हो गया, पारा हो गया, कोई भी माध्यम की उपस्थिति में ये बल चेंज हो जाता है। किस प्रकार चेंज होता है वो देखते हैं। तो दो बातें ध्यान रखनी है, केंद्रीय बल है, माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करता है, और इस बल है तो ये सदिश के रूप में भी लिखा जा सकता है, और सदिश इसकी दिशा होगी, दिशा किधर होगी, दोनों को मिलाने वाली केंद्र की दिशा, इन दोनों केंद्र मिलाने वाली ये होगी, ये डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगा बल। सबसे पहले ये जो के है जिसको बोला था अपन ने समानुपातिक नियतांक, ठीक है, इसको और एलिब्रेट करते हैं एप्सिलॉन नोट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है परावैद्युतांक, जो वर्ड आया आपने लिया है कि निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, मैंने बोला था निर्वात का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक टर्म्स होती है क्या, उसको समझना है, जिससे अपन ये समझ पाएंगे कि माध्यम की उपस्थिति पर कैसे डिपेंड करता है। परावैद्युतांक क्या है उसको समझना, मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसको। किसी माध्यम की उपस्थिति में, किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला कूलॉम बल या स्थिर वैद्युत बल, किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला कूलॉम बल या स्थिर विद्युत बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम होता है, निर्वात की तुलना में जितने गुना कम होता है, उसे उस माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। उसे उस माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। कैसे परावैद्युतांक की परिभाषा लिखेंगे तो कैसे बनेगी, अपन तुलना कर रहे हैं निर्वात की, आवेशों के मध्य निर्वात में बल और डिवाइड बाय आवेशों के मध्य माध्यम की उपस्थिति में बल। ये डेफिनेशन पूछी जाती है, ध्यान रखना। तो फॉर्मुलेट करते हैं इस हिसाब से, परावैद्युतांक अपने को ज्ञात करना है। परावैद्युतांक अपन डिनोट करेंगे एप्सिलॉन आर, इसको परावैद्युतांक अलग नाम से बोल सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, या फिर इसको बोलते हैं पराविद्युतता भी कह सकते हैं इसको। ये इसके अलग अलग बोलने के तरीके नाम है इसके। तो एप्सिलॉन आर का अगर अपन फॉर्मुलेट करें तो कितना मिलेगा, आवेशों के मध्य निर्वात में बल अपन जानते हैं कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और आवेशों के मध्य माध्यम की उपस्थिति में बल अपन को पता नहीं है, तो अपन ने इसको लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने ली माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यानी इन्हीं आवेशों को एक बार हवा या निर्वात में रखा और इन्हीं आवेशों को किसी माध्यम, कोई भी गिवन माध्यम के अंदर रखा, तब क्या फर्क पड़ेगा, जिनको अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने को पता है ये दोनों टर्म्स कैंसिल होगी। Q1 Q2 से Q1 Q2 जाएगा, अब बचेगा एप्सिलॉन नॉट, या बचेगा एप्सिलॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। अपने को पता है डिवाइड पे डिवाइड ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या मिलेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन की जगह क्या लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। जब इस फॉर्मूले को वापस, अब अपने को एक फॉर्मूला मिल गया माध्यम की उपस्थिति में बल, अतः माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में बल कितना लगेगा, F की बात करेंगे मिलेगा 1/4 पाई, और एप्सिलॉन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिल गया अपने को। इसको थोड़ा और अपने एलिब्रेट किया तो यहाँ से मिल क्या रहा है, अगर इसको देखें केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, इस पूरे को, तो ये कहाँ पर बल है, ये एयर के अंदर है, निर्वात में। तो यहाँ से F किसी मीडियम के लिए वो अपने को पता चल गया, जितना एयर या निर्वात में होता है उसमें किसका भाग दे सकते हैं, एप्सिलॉन आर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों हो जाता है, किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू और क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, ध्यान रखना। तो यहाँ से अपने को ये प्रूफ कर लिया अपन ने कि कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो माध्यम पर डिपेंड करता है, और माध्यम की उपस्थिति में उन दोनों में लगने वाले बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं, ये तो फिक्स है निर्वात या वायु के लिए। और अगर बात करते हैं एप्सिलॉन आर, तो अपने को याद रखना है एप्सिलॉन आर वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए ये वैल्यू याद रखनी है।
तो अपन कुछ नहीं है तो यहाँ मान सकते हैं 1 है, तो एप्सिलॉन आर वायु के लिए कितना रहा होगा 1 होता है, ध्यान रखना। और एप्सिलॉन आर अगर सुचालकों के लिए बात करते हैं, सुचालक बेसिकली आप धातु के लिए लिख सकते हो, सुचालकों के लिए तो ध्यान रखना होता है इनफाइनाइट। ये दो वैल्यू आपको ध्यान रखनी। वैसे खूब सारे अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा, लेकिन एप्सिलॉन आर वायु के लिए ध्यान रखना है, निर्वात के लिए 1 और सुचालकों के लिए होगा इनफाइनाइट। तो ये कुछ पॉइंट थे कूलॉम बल के। अब कूलॉम बल का अपन देखते हैं वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप, जो पूछा जाता है कि सदिश रूप क्या है कूलॉम के लिए। तो नॉर्मली तो अपन ने अभी लिखा था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब वेक्टर में बदलते हैं। अपने को पता बल एक सदिश राशि, ये वेक्टर है। R अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निश्चित है और शॉर्टेस्ट पाथ है, उसको विस्थापन कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बल सदिश, ये सदिश आवेश अपन ने पढ़ा है अदिश राशि, और ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू अदिश ही होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ F वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये तो अदिश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको मैंने लिखा है R स्क्वायर और डॉट मैंने लिख दिया R कैप। अब यहाँ R कैप क्या है, R कैप यहाँ पर दिशा व्यक्त करेगा, बल की दिशा, यानी बल की दिशा में लिया गया एकांक सदिश। तो एकांक सदिश है R कैप, तो एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण, यानी ये वेक्टर बटा मोड ऑफ वेक्टर। मोड ऑफ वेक्टर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मल R। अब इसको वेक्टर फॉर्म में और चेंज करेंगे, और तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डॉट R कैप की जगह मैंने लिख दिया वेक्टर R अपॉन R, और ये R स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब डॉट क्या हो गया R वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर फॉर्म में इंडिकेट करती है, ध्यान रखना है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, R कैप की जगह पर लिख सकते हैं R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R। तो ये कुछ कूलॉम के नियम का आपको ध्यान रखना, ये कहलाता है इसकी वेक्टर फॉर्म। अब आगे चलते हैं। वेक्टर फॉर्म के बाद 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और गुरुत्वाकर्षण में देखा था दो द्रव्यमानों के मध्य जो बल लगता था गुरुत्वाकर्षण बल, जो पहले ने दूसरे पर लगाया, दूसरे ने पहले पर लगाया, दोनों परिमाण समान दिशा विपरीत होती थी, वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते थे। इसी टाइप से कूलॉम बल में भी अपन प्रूफ करते हैं कि ये भी एज ए एक्शन रिएक्शन के पेयर में होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के पेयर में होता है। कैसे देखते हैं, ये माना ये कोई आवेश Q1, ये कोई दूसरा आवेश Q2। अब अपने को एक चीज पता है कि इन आवेशों की अगर मूल बिंदु से स्थिति ली जाए, तो जैसे ये मूल बिंदु, ये आवेश की जो दूरी है, इसको हमने कह दिया R1 वेक्टर, और ये जो आवेश है कौन वेक्टर कह दिया हमने R2 वेक्टर। मूल बिंदु से स्थिति सदिश या विस्थापन सदिश। अब इन दोनों के मध्य अपने को पता है दो आवेश है, दोनों के बीच में अगर कोई डिस्टेंस रही होगी तो इनके बीच में क्या लगा होगा, कूलॉम बल। अब सबसे पहले मैं लिख सकता हूं F12 वेक्टर। F12 वेक्टर मतलब क्या होगा, एक पर बल किसकी वजह से, दो की वजह से, क्योंकि आवेशों के मध्य ये भी लगाएगा इसके ऊपर और ये भी इसके ऊपर लगाएगा, तो यहां से कितना मिलेगा, एक पर बल दो की वजह से। तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपने कंसिडर किया दोनों के बीच में निर्वात है, Q1 पहले का परिमाण, Q2। अब यहाँ वेक्टर का ध्यान रखना, यहाँ कौन सा वेक्टर आएगा, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, और डॉट लिख सकते हैं R12 के वेक्टर फॉर्म में। इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन फर्स्ट। ये चीज क्या है, प्रथम आवेश पर बल द्वितीय आवेश के कारण। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको प्रूफ करने का ध्यान रखना। इसी टाइप से F21 की बात कर लेते हैं। F21 क्या कहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहाँ आ जाएगा R21 वेक्टर डॉट R21 का कैप, इक्वेशन सेकंड। और इसको क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली सेकंड आवेश पर जो फोर्स लगेगा, द्वितीय आवेश पर बल प्रथम आवेश के कारण। ये दोनों हो गए F12। और अपने को वेक्टर के अकॉर्डिंग पता है कि अगर मुझे लिखना है AB वेक्टर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का कौन सा वेक्टर, BA वेक्टर। इसी टाइप से आप लिख सकते हो, ये भी एक तरीके के सदिश, एकांक सदिश। आप लिख सकते हो R12 कैप जो है उसको लिखा जा सकता है माइनस का R21 कैप, ये लिखा जा सकता है, या R21 को लिख सकते हैं माइनस का R12 कैप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। F21 को मैंने एज इट इज लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 को R12 का स्क्वायर, 1/Q1 Q2 R12
R21 को मैंने क्या लिखा, R12, और इसका आगे माइनस लगाना पड़ेगा मोड का स्क्वायर डॉट, और इसको मैं लिख रहा हूं माइनस का, R21 को उल्टा लिख सकते हैं माइनस का R12 कैप। इसको सोल्व किया F21 वेक्टर तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, माइनस का स्क्वायर प्लस ये होगा तो यहाँ मिलेगा R12 का स्क्वायर डॉट, और इसको मैं लिख दिया R12 कैप, और उसका जो नेगेटिव साइन था मैंने बाहर ले लिया। अब अपन इसको देखते हैं ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन अपने फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ अगर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, F21 वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का F12 वेक्टर। इसका मीनिंग क्या है, दो पर लगने वाला बल एक की वजह से या एक पर लगने वाला बल दो की वजह से, दोनों उनके मोड की बात करें सेम होते हैं, और नेगेटिव साइन केवल किसकी बात करेगा, डायरेक्शन। यानी दो आवेशों, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलॉम बल या स्थिर विद्युत जो बल होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया के युग में उपस्थित हो सकता है। लिख सकते हैं कूलॉम बल क्रिया प्रतिक्रिया के युग में उपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने को ध्यान रखना। तो कैसे किया डेरिवेशन, अपन ने माना दो आवेश थे, दोनों के बीच की इनकी मूल बिंदु से पहले स्थिति ली R1, इसके लिए R2, पहले पर बल दूसरे की वजह से ये फॉर्मूला मिला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो R में ले लिया R12 का स्क्वायर, और इसकी दिशा में एकांक सदिश ले लिया R12 के, भी वेक्टर फॉर्म होती। इसी तरीके से दूसरे आवेश पर बल पहले की वजह से तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का स्क्वायर डॉट R21 का कैप। अब कूलॉम बल क्रिया प्रतिक्रिया युग में अपन को प्रूव करना है। आगे अपन ने क्या किया, वेक्टर में अपन जानते हैं ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो R21 कैप इक्वल टू माइनस का R12 कैप, ये भी लिखा जा सकता है। अब चेंज किया इसको अपन ने, वैल्यू रखी Q1 Q2, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ R21 को माइनस का R12, आप कैसे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, और माइनस का R12 कैप। इस माइनस साइन को आगे लिया और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस है माइनस का भी प्लस हो जाएगा। तो फाइनली ये इस इक्वेशन को देखा तो अपन देखा इक्वेशन समीकरण एक है, एक तरीके की समीकरण एक में ये सारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R21 का स्क्वायर डॉट R21 के। तो यहाँ से अपन ने पुट कर लिया F21 इक्वल टू माइनस का F12 वेक्टर, यानी दोनों जो बल है वो परिमाण में समान है लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत है। तो ध्यान रखना है, कूलॉम बल क्रिया प्रतिक्रिया नियम को भी प्रूफ करता है। इसके बाद कुछ और पॉइंट देखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट इसके। जैसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अब सभी पॉइंट को एक बार लिखते हुए फिर आगे पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय बल है अपने को पता है, उसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया के युग में होता है, तीसरी बात माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करेगा, माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करेगा। और क्या कह सकते हैं, माध्यम की उपस्थिति के साथ साथ कैसे करेगा ये ध्यान में रखना है। एफ मीडियम क्या रहेगा, एफ इन एयर या निर्वात के अंदर, और किसका डिवाइड करेंगे, एप्सिलॉन आर का। चौथा पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, ये सरक्सिबल है, ये सरक्सिबल है। सरक्सिबल अपने 11वीं क्लास में पढ़े। सरक्सिबल का मतलब होगा ये क्यों है सरक्सिबल, क्योंकि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम अपन ने पहले ही पढ़ा था ग्रेविटेशन में, एफ प्रोपोर्शनली। जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके का रूल को फॉलो करेगी हमेशा वो सरक्सिबल क्षेत्र में अंतर्गत आएगी, क्योंकि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है, नियम का पालन करती है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर, आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। इसी से अध्यारोपण का सिद्धांत बनता है। कैसे देखो, जैसे इस सिस्टम के अंदर खूब सारे चार्ज है, Q0, ये Q1, ये Q2, Q3, Q4, ऐसे करके इनफाइनाइट चार्ज हो सकते हैं। अगर मुझे कैलकुलेट करना है इसके ऊपर कूलॉम बल, तो कूलॉम बल इसके ऊपर ये दो चार्ज है, ये भी लगाएंगे, इन दोनों के मध्य भी लगेगा, ऐसे भी लगेगा। तो इसके ऊपर अगर आपको बल कैलकुलेट करना है तो ऐसा नहीं कि इन दोनों के मध्य लगने वाला बल इस पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इनमें वही कैलकुलेट होगा कि ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो भी इनके बीच की डिस्टेंस है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, अगर इस चार्ज पर है, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहेगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से
इस चार्ज पर जो एफ नेट में F0 की बात कर रहा हूँ, यानी Q नोट पर लगने वाला बल किसकी वजह से होगा, पहले ने कितना लगाया, दूसरे ने कितना लगाया, तीसरे ने कितना लगाया, इस तरीके से सबके सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी क्या कह सकते हैं, किसी आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेश के ऊपर से निर्भर नहीं करता, यानी किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के क्या होता है, तुल्य होता है। इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ये अपने को ध्यान रखना। तो ये हो गया कूलॉम बल। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।